हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूं जनरल साइंस के क्वेश्चंस। दोस्तों, जनरल साइंस में आज हम करेंगे 25 क्वेश्चन। ठीक है, 25 क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूं प्रीवियस एग्ज़ाम में, जो लगातार आपके पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो आपके आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। ओके, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिए। और आपको क्या करना है दोस्तों, एज अ मॉक टेस्ट लेना है वीडियो को, और 25 में कितना स्कोर आप कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, ये मैं प्रैक्टिस सेट के ही तौर पर आपके लिए लाया हूँ वीडियो। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी क्लासेस आपको मिल सके डेली ऑन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम कैंडिडेट्स को बन भी रहा होगा। देखिए, घेंघा रोग किससे होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा इसमें, आयोडीन। ठीक है, आयोडीन की कमी यदि हो जाए बॉडी में तो घेंघा रोग होता है। और घेंघा रोग से प्रभावित होने वाला एरिया कौन सा है दोस्तों बॉडी का, तो गला। ठीक है, अब ये बोलिए, ये क्वेश्चन 110% पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, प्रभावित होने वाले अंग। ठीक है, रोग से कौन सा अंग प्रभावित हो, जैसे मान लीजिए ग्लूकोमा दे देता है। देखिए, मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ग्लूकोमा पूछता है अक्सर। तो ग्लूकोमा से क्या प्रभावित होता है दोस्तों, आँख प्रभावित होता है। ठीक है, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, ये सब जो है आँख प्रभावित होती हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों यहाँ बात कर लें, घेंघा रोग जो होता है कैसे होता है, आयोडीन की कमी से। अब बॉडी में क्या होता है दोस्तों, गले जो थायराइड ग्रंथि होती है वो लगभग 70 to 80% जो होता है वो आयोडीन उसमें रहता है। ठीक है, यदि आयोडीन की कमी हो जाए बॉडी में तो वहीं पास क्या होता है, जो थायराइड ग्रंथि होती है गले के पास, वो होता है फूलने लगती है। ठीक है, फूलने के कारण क्या होता है, सूजन आ जाता है और घेंघा रोग कहलाता है वो। ओके, क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पावर ट्रांसफार्मर पूछा गया है। तो ट्रांसफार्मर की जो कार्यप्रणाली है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फैराडे के नियम पर आधारित है पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल जो है उसका फैराडे के नियम पर आधारित है। क्वेश्चन बनता है इससे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो राडार सिस्टम में जो तरंगे यूज होती हैं दोस्तों, वो तरंगे होती हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इसमें, सूक्ष्म तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे दोस्तों, सूक्ष्म तरंगे राडार सिस्टम में यूज होती हैं। ठीक है, आप मुझे बताइएगा दोस्तों, आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सोनार में किस प्रकार की तरंगों का यूज़ किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसका आंसर है इस वीडियो, इसके ऑप्शन में है, तो आप बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। तो उड़ता हुआ चक्के है, उसकी जो प्रति सेकंड की घूर्णन है, ठीक है, उसका रोटेशन है, वो मापा जाता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, 4 नंबर का, स्ट्रोबोस्कोप। ठीक है, स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। एक उड़ता हुआ जो चक्का है उसका जो है रोटेशन मापा जाता है प्रति सेकंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। अब दोस्तों, प्लाज्मोडियम परजीवी, इसका नाम सुनते ही आपको मालूम होना चाहिए किसका वाहक है, मलेरिया। ठीक है, मलेरिया रोग यही जिम्मेदार होता है। ठीक है, यही परजीवी जिम्मेदार होता है। तो ये प्लाज्मोडियम वाहक जो है किसका है। अब दोस्तों, मलेरिया आपको तो मालूम हो गया, तुरंत इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, मच्छर। ठीक है, मच्छर का वाहक है। तो इसलिए दोस्तों ये भी आपको रिलेट करते हुए पढ़ना है कौन सा रोग होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना दोस्तों आपको मालूम होगा, इसमें ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड राइट है, ये रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, लोहे पर रस्ट जो होती है, रस्टिंग उसकी हो जाती है, क्षरण होने लगता है, ये केमिकल प्रोसेस रहता है। लोहा रहता है, उसमें यदि ऑक्सीजन भी मिल जाए और H2O, ठीक है, रस्टिंग के लिए आपका जल भी थोड़ा नमी मिल जाए तो फिर तो आपका लोहा गल जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे सड़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है। तो पृथ्वी के घूर्णन की गति है दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 28 किलोमीटर पर मिनट। इसको आप एकदम रट लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, विकासवाद के सिद्धांत का, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, इन्होंने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9,
अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको मालूम ही होगा, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 मेथनॉइक अम्ल। अब दोस्तों आपने पढ़ा होगा क्या, चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, तो परेशान नहीं होना है, ये फॉर्मिक अम्ल का ही लिखा हुआ है मेथनॉइक अम्ल, ठीक है, परेशान नहीं होना है, सेम इसको भी बोलते हैं मेथनॉइक अम्ल ही, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? ठीक है, यदि छड़ में जंग लग जाए, रस्टिंग हो जाए उसकी प्रॉपर तरीके से, तो उसमें क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? भार उसका जो होगा, भारत नहीं, यहाँ भार कर लीजिए, भार कम हो जाएगा, भार बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों रस्टिंग होगी तो आप खुद से सोचिए कि उसका कुछ ना कुछ उसमें पॉइंट देखा होगा कि रस्टिंग के समय भूरा भूरा लग जाता है, तो भार बढ़ेगा ना भाई उसके लगने से। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, भार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है, भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने कराया है, तो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, फोटोवोल्टिक सेल जो है ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ओके, कन्वर्जन ध्यान रखिएगा, कौन सा अंत क्या कन्वर्जन करता है, ठीक है। जैसे मोटर और डायनोमो का अक्सर पूछ लिया जाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि विद्युत ऊर्जा लेता है तो यांत्रिक ऊर्जा देता है मोटर, ठीक है। इसी में डायनेमो जो है जस्ट उल्टा करता है, यांत्रिक लेता है तो विद्युत ऊर्जा देता है डायनेमो। तो ये क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? पृथ्वी के सेंटर पॉइंट पर पूछा है, उसके केंद्र पर पूछा है, तो याद रखिएगा हमेशा गुरुत्वाकर्षण जो होता है ग्रेविटेशनल, उसके कारण जो अपना त्वरण होता है एक्सेलरेशन, वो 0 हो जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो कम तापमान को मापता है दोस्तों, लेस टेम्परेचर रहेगा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रायोमीटर, ये कम तापमान को मापता है, ठीक है। हाइग्रोमीटर दोस्तों रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मापता है, सापेक्षिक आर्द्रता को मापता है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, ठीक है। और पायरोमीटर भी क्या करता है, ये भी आपका मापता है टेम्परेचर ही, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर के लिए, कम तापमान के लिए क्रायोमीटर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 देखिए, 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है, और इसे क्या कहते हैं? श्रव्य परास। श्रव्य परास मतलब ऐसी ध्वनि जिसे मनुष्य सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो मनुष्य नहीं सुन सकता, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाए तो फिर भी नहीं सुन सकता, वो चमगादड़ वगैरह फिर वो काम करते हैं सुनने का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है, यदि निर्वात में लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है, निर्वात में बात हो रही है यानी जहाँ हवा नहीं है, तो एक साथ गिराया जाए तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले स्पर्श करेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स के लेवल से, ठीक है। तो राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें तीनों एक साथ, ठीक है, तीनों एक साथ। यदि लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े, भार का इसमें हटा दीजिए, भार का कुछ काम भी रहेगा, यदि निर्वात है तो हटा दीजिए, भार का उसमें कुछ काम नहीं रहेगा, तीनों स्पर्श करेगा एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? ठीक है, अच्छा कंपोनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट वाला कंपोनेंट कौन सा है कांच का? क्वार्ट्ज है, माइका है, सिलिका है, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए सिलिका, ठीक है। कांच जो है महत्वपूर्ण उसका घटक होता है सिलिका। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो एटॉमिक जो इसका प्रिंसिपल दिया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 3, जॉन डाल्टन ने। ये आपको मालूम होगा, परमाणु सिद्धांत जो दिया था जॉन डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, अब गति का नियम जो दिया था, जितना समीकरण है गति के नियम है तीनों, न्यूटन ने दिया था, ये तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों, 18 कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो वॉशिंग मशीन का सिद्धांत है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्री सिद्धांत पर काम करता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर काम करता है। जो घूमता है ऐसे 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 ना, तो केंद्र बाहर की ओर फेंकता है कपड़ा, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही होता है। तो अपकेंद्री फोर्स पर, अपकेंद्री सिद्धांत पर काम करता है वॉशिंग मशीन,
ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? तो आघूर्ण बल की एसआई इकाई है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट है, न्यूटन मीटर। ठीक है, आघूर्ण बल की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग जो दोस्तों हैं ये प्रभावित करता है ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क को। ठीक है, मस्तिष्क पर इफेक्ट मारता है अल्जाइमर। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? तो रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में बात कर रहा है तो कहा जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा, हेमेटोपाइसिस। ये कहा जाता है रुधिर कणिकाओं को जो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है। नेक्स्ट 22 नंबर, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। ठीक है, जो चोक लगा होता है फ्लोरोसेंट आपका लैंप में वो विद्युत धारा जो करंट होता है उसके प्रवाह को कम करना। विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? एक क्वेश्चन। विद्युत आवेश की एसआई यूनिट क्या है दोस्तों? ये आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। समस्थानिक या समभारिक, इन्हीं दो में से होगा तो बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, समस्थानिक कहते हैं यदि परमाणु क्रमांक समान है परमाणु भार भिन्न है तो समस्थानिक, यदि परमाणु भार समान है और परमाणु क्रमांक भिन्न है तो समभारिक। क्लियर है दोस्तों, यही डिफरेंस है दोनों में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है दोस्तों? तो रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है आपका अल्फा, गामा, बीटा या कैथोड किरणों में से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कैथोड किरणों का उत्सर्जन नहीं होता है रेडियो एक्टिविटी के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग द रेडियो एक्टिविटी आपका कैथोड किरणें उत्सर्जित नहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो पीयूष ग्रंथि स्थित होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट होगा, मस्तिष्क में। ठीक है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? मस्तिष्क में होती है। और मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं दोस्तों? मास्टर ग्रंथि, ये जो लिखा है पीयूष ग्रंथि इसी को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे लगा होंगे ये 25 क्वेश्चंस। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बता दीजिएगा, मैं उसे चेक करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नए पार्ट में नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।